जिसको जितना बड़ा शहर मिलता है, क्राइम वहाँ उतना ज़्यादा होते हैं, लेकिन चीज़ें छुपाई भी वहाँ सबसे ज़्यादा जाती है। कोई भी अपने एरा में, कोई भी अपने कार्यकाल में अपने ऊपर में ब्लेम लेना नहीं चाहता है। हाँ, नीतीश गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि जैसे राजद के साथ में चारा घोटाला वाला पार्ट आया था हाँ, और लोगों को पता चल गया था, तो हमारे साथ में कुछ ऐसा हो। हाँ। सर जिस तरह से 29 दिसंबर की रात वाटर कैनन से बच्चों के ऊपर उस ठंड में सर पानी छोड़ा गया, लाठियाँ बरसाई गई और बच्चे वहाँ पर जन गण मन का नारा लगा रहे थे सर, उन्हें भी नहीं बख्शा गया और उस स्थिति में भी उन पर लाठियाँ भांजी गई सर। क्या यही मतलब सुशासन की सरकार है हमारे बिहार में? फेवरेट मूवी आपकी कौन सी रही है सर? फेवरेट एक्ट्रेस? सर एसएससी में 50-50 स्कोर लाना आपके लिए आसान था या फिर अपने लिए लड़की ढूंढना आसान होगा, ये बताइए सर। भोजपुरी में आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? जाए चंदा ले आवा खबरिए। हाँ? देखो भाई, तहनी से एकेगो बात कहम कि बिहार एक राज्य ऐसन बटे जहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर भाषा, बोली, बात सब कुछ बदलेला, लेकिन लक्ष्य कबो ना बदलेला। लक्ष्य जौन बात होने के बटे कि कामयाब बने के बा, माँ बाप के चेहरा पर खुशी लेके आओ के बटे, समाज में अपन नाम स्थापित करे के बटे। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा में। देखिए आज हमारे साथ लाखों स्टूडेंट्स के आइकन और एसएससी 2019 में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आदित्य रंजन सर हैं। और मैं आइकन इसलिए बोला क्योंकि मेरे भी आइकॉन रह चुके हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और मुझे ये मौका देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज हम सर से जानेंगे कि कैसे सर ने सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने से सिलेक्शन दिलाने तक का सफर आज सर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सर से ही स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। सर सर सबसे पहले तो आपका संघर्ष भरा बहुत सारा कहानी सर मैं भी यूट्यूब पे देखा और भी बच्चे देख चुके होंगे सर। गांव से दिल्ली तक का सफर कैसा रहा सर आपका और ये कैसे आपने तय किया? ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, ठीक है, वैसे वैसे सोच बढ़ती चली गई, लोग जुड़ते चले गए और आज ये है नतीजा कि यहाँ पर है। शुरू में जब हम 10वीं हमने किया था तो बेतिया शहर से ही किया था, संजीवियर स्कूल है, वहीं से मैंने पढ़ाई की थी। लेकिन जैसे हर किसी की सोच होती है कि अब 10वीं के बाद में क्या करना है, मतलब इंजीनियरिंग में जाना है कि मेडिकल में जाना है, ठीक है। कई लोग 12वीं के बाद में बहुत चिंतित होते हैं, कई 10वीं में ही सोच लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यही बात सोचा था कि पहले आराम से 12th करते हैं, एक अच्छे स्कूल से करते हैं, बायो नहीं लेना है और यहीं पर अपना मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में अपना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने अपने आसपास के सारे स्कूल देख के मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा, मज़ा नहीं आ पाएगा अच्छे, क्योंकि आप 6 साल से एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप बोर हो चुके हैं एकदम पढ़ते वहाँ पे, ठीक है। तो फिर पापा से हमने एक ही बात कहा कि थोड़ा मुझे एक्सपोजर चाहिए लाइफ में, थोड़ा मुझे बाहर का कुछ देखना है, कुछ नया सीखना है, ठीक है। अच्छे मतलब टीचर्स चाहिए जो उस लेवल का करा पाए वहाँ पे। तो हमने फिर जो है रांची से ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से 12वीं चुनी। फिर जब 12वीं करने के दौरान काफ़ी कुछ देखने को मिला, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के टीचर, क्या और किया जा सकता है जीवन में। वो आईटी की जो तैयारी हमारे रूममेट्स करते थे, वो क्वेश्चंस, उनके तरीके, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। तो थोड़ा वहाँ पर दिमाग खुला। जैसे कहते हैं ना, संगत जैसे जैसे बढ़ती है, दिमाग इंसान का उतना ही खुलता है। तो वहाँ पर समझ में आया कि नहीं, हमको इंजीनियरिंग, मेडिकल ये सब के फील्ड में नहीं जाना है। आराम से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक संस्था है, वहाँ से हम जा करके वहाँ पर अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आए तो पता चला कि ड्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंसान जो बनना चाहता है उसको वो बना सकती है। अगर आपको एक्टर बनना है तो आप एक्टिंग में जा सकते हो, जैसे कि मेरे कॉलेज से ही राजकुमार राव है, ठीक है। कीर्ति सेनन की जो मम्मी है हमारे यहाँ फिजिक्स की टीचर थी, गीता सेनन, उनकी किताबें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, नुक्कड़ नाटक होता था तो आप वहाँ से एक्टिंग में जा सकते हो, थिएटर शोज में जा सकते हो आप। अगर आपको डांस का शौक है तो आप उसमें कोरियोग्राफी में आप जा सकते हो। अगर आपको गाने का शौक है तो कई ऐसे सिंगर्स हैं जो न्यू से ही पास आउट हुए हैं, ठीक है। अगर आपको बिजनेस का शौक है तो एक से कंपनी यहाँ पर प्लेसमेंट के टाइम पर आती है, एंटरप्रेन्योर बताती है आपको सारी चीज़ें, मतलब सिखाती है, आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है तो दिल्ली से बड़ा कोई हब नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मतलब पढ़ाई कर सकते। तो एक बहुत बड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे वो प्लेटफॉर्म लगा कि जो कला है, जिसमें व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, वो उसको पूरा मौका देती है आगे बढ़ाने। इसलिए सफ़र एक दिन का नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा वक्त बीतता गया, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। सर जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायी चीजें होती है ना सर, हर स्टूडेंट का अपना अपना कुछ प्रेरणादायक स्रोत होता है, तो सर वो आपके लिए क्या रहा है? प्रेरणा मेरे लिए हमेशा मेरी माँ रही है, ठीक है। तैयारी के दौरान में हर दिन मैं अपनी माँ से सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा वहाँ पर कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जिस दिन मैंने सुबह में, दोपहर में, शाम में अपनी मम्मी को फ़ोन
नहीं किया, हालाँकि अब उतना वक़्त नहीं मिल पाता, बातें थोड़ी कम हो गई हैं पापा से, मम्मी से। तो जब मैं उससे बात करता था, जब वो घर के सारे सिचुएशंस बताती थी, क्योंकि पापा कभी नहीं बताते थे, मतलब पापा शेयर ही नहीं करते थे, क्या परेशानी है घर में, नहीं है, क्या है। लेकिन मम्मी हमेशा शेयर करती थी कि आज ऐसे हो गया गाँव में, आज पापा के साथ में ऐसे हो गया, अभी हमारे साथ में ये फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं। साथ में हम उनकी जब स्थिति देखते थे वहाँ पे, ठीक है, कि मेरे लिए वो दुनिया आकाश-पाताल एक कर देगी, मतलब अब ऐसे समझ लो कि ₹10 मुझे भी चाहिए, ₹10 उनके दवा के लिए चाहिए। तो अपनी दवा के पैसे को वो छोड़ कर के वो ₹10 मुझे देंगे कि तुम अपने आप को कामयाब बना। तो मेरे मन में बस ये था कि जैसे करके इनकी स्थिति सुधारनी है, परिवार को ऊपर लेकर के जाना है, एक बेहतर जगह पर लेकर के आना है, समाज में एक अच्छा अपना नाम, अपना माँ-बाप का नाम वो स्थापित करना है। तो सर, मम्मी से एक बात याद आ रहा है कि आपकी मम्मी एक बार रांची भी गई हुई थी। ऐसा क्या कांड किया था आपने सर वहाँ पे? रांची गई, कोई कांड नहीं किया था। असल में मम्मी यार 6-6 महीना पे आते रहती थी। जी। तो उस टाइम पर ये था कि मेरे दोस्तों ने एक अफ़वाह फैला दी थी यहाँ पर, मतलब बीच में ऐसा हो भी गया था कि मम्मी से बात होती रहती थी, ठीक है? तो वो 1-2 बार उन्होंने फ़ोन कर लिया। फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन बिज़ी आने लगा। ठीक है, रात में 1 बजे कॉल कर दिया, बिज़ी, किससे बिज़ी हो? तो मैंने कहा है कोई दोस्त है, बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत बिज़ी जा रहा है कॉल यहाँ पे। फिर मेरी मम्मी का आदत ये है ना, मेरे रूममेट्स का भी नंबर लेके रखती है। तो फ़ोन कर दिया, उसमें मेरा एक भाई था, ठीक है? और उसने ये कह दिया आंटी नए-नए दोस्त बने हैं और दोस्त महिला मित्र है ऐसे करके, तो फिर उन्हीं से सर बात करते रहते हैं, मतलब सर तो अभी नहीं, मतलब भाई बात करते रहता है, ठीक है? अब मम्मी को कुछ बोला नहीं, कुछ जाना नहीं, ठीक है? सीधा अगले दिन की ट्रेन पकड़ के यहाँ पे। बहुत मेहनत से पढ़ा रहे थे, उनको लगता है कि नया-नया उम्र है, कहीं बच्चा फिसल ना जाए, जी। कहीं टाइम वेस्ट ना कर दे वहाँ पे। आकर के पर्टिकुलरली, और इतनी मेरी मम्मी मतलब स्मार्ट हैं, तेज़ हैं, आप ऐसे कह लो, ठीक है? उस लड़की का नंबर तक भी निकाल लिया फ़ोन से जैसे-तैसे करके, उसको फ़ोन करके ये तक भी बोल दिया कि देखो मैं अपने बच्चे को जो है यहाँ लेकर के आई हूँ पढ़ाने, हुँ। ठीक है? और मतलब पढ़ाना ही है उसको, उसको आगे कामयाब बनाना है, तो तुम ऐसा कुछ मत सोचना। और बस माजरा इतना सा था कि 1 दिन उससे बात हुई थी और बाकी दिन बस यहाँ पर ये था कि हमारा नेट नहीं चलता था, तो हम लोग फ़ोन मतलब एक-दूसरे को करके हम नेट स्पीड बढ़ाते थे। हुँ। ठीक है? तो ये था, बस ऐसा कुछ था नहीं। ऊपर से उसकी नज़रों में हम और बदनाम हो गए हैं। बस एक ही दिन बात हुई थी सर? नहीं है, मतलब दोस्त था नॉर्मल, और ऐसा क्योंकि उस समय समझ नहीं थी यार। हमें भी इतना पता था कि हम छोड़ कर के आए हैं सारी चीज़ें, घर-द्वार सब, तो यहाँ पर ये करने तो नहीं आए हैं। यस। ठीक है? बाकी ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा वही ऐसा लगा यार, ये लड़की भी मेरे बारे में क्या सोचेगी बताओ? ठीक है? ये अलग ही कहानी थी, बट ऐसा कुछ था नहीं। जहाँ पर होता है कुछ, वहाँ अगर कोई बोले भी तो ठीक है ही नहीं तो फिर तो क्या ही कहें। अच्छा सर, सीएचएसएल में आपने 114वां रैंक हासिल किया था सर। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश 50 आउट ऑफ 50 सर। ये कैसे, मतलब तीनों सब्जेक्ट में 50, 50, 50। और मैं इस पे एक और चीज़ बोलूँगा सर, यूपी और बिहार के बच्चों को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और आपने इंग्लिश में भी 50 किया है सर, तो इस पे थोड़ा उन्हें भी कैसे करना चाहिए ये बता दें आप? देखिए 50-50-50 जो होता है, वो जितना रोल मेहनत का है, उतना ही रोल मैं किस्मत को भी मानता हूँ, कि किस्मत का भी होना साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा रिकॉर्ड है ना कि एक सब्जेक्ट में 50 में 50 आ जाता है, 2 में आ जाता है, तीनों में बैक टू बैक लेकर के आना, मतलब मेहनत और किस्मत दोनों का संगम होना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पेपर में इतने मार्क्स आएँगे, ठीक है? ऐसे ही पेपर घूमते-टहलते चला गया था सीएचएसएल का देने, क्योंकि हमारा झुकाव सीजीएल के लिए था। हमें ये भी पता था कि अगर हमारा सीएचएसएल लग भी गया, तो हम उसको चूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम सीजीएल के लिए ही प्रिपेयर करते चलेंगे। तो जब वो पेपर देने गए, तो बहुत कैजुअल था, मन बहुत शांत था, गलतियाँ होने की संभावना नहीं थी। जो नहीं आ रहे थे, छोड़-छोड़ कर के आगे बढ़ते गए। अंत में जब पूरा खत्म कर लिया, जब वापसी किए, तो जो सवाल नहीं बने थे, बनाया। ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, फिर उसके बाद में दोस्त ने बताया कि सीएचएसएल का आंसर किया गया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं एक बार में। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से, तो मैंने आंसर की देखा, 84 तक मेरा कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं था, सारे के सारे सही थे। मतलब मैं भी सरप्राइज़ था इस बात पे कि ऐसा कैसे हो गया? कुछ तो गलतियाँ निकली, मैं 2 बार 3 बार चेक कर रहा हूँ, लगातार सारा का सारा सही मिल रहा है। तो फाइनली जब जिस दिन स्कोर कार्ड आया था, तो उस दिन देखा मैंने कि हाँ, चलो सही है। बट ज़्यादा सैटिस्फाइड इसीलिए नहीं था, क्योंकि मेरा टारगेट सीजीएल था, सीएचएसएल नहीं था। मैं उसको बहुत बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में नहीं मान रहा था। जी। आंसर की देखी, बंद किया, फिर उसके बाद अपनी तैयारी में जैसे हम कर रहे थे अपना शेड्यूल, जब उस दिन का जो शेड्यूल था, उसको हमने फ़ॉलो किया वहाँ पे। क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये सीजीएल के लिए होता तो एक बड़ी बात होती, और एट द एंड एक बात बताऊँ मैं आपको, मुझे लगता है कि मार्क्स जो होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण सिलेक्शन होता है। कई लोग ऐसे हैं जहाँ पर प्री में उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन मेंस में वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। ज़रूरी नहीं है कि जो रैंक 1 प्री का हो वो रैंक 1 फाइनल तक जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक गंभीर एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं इस बात को, वो समझता है कि नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, सिलेक्शन महत्वपूर्ण है, कि जो पद है आपका वो महत्वपूर्ण है।
नहीं तो आज देखिए पद नहीं मिलने के कारण लोग दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है उससे। दूसरी बात जो आपने कही इंग्लिश वाली बात को लेकर के कि हमने इंग्लिश में यहाँ पर कैसे काम किया था। देखो इसमें नो डाउट है कि हमारे यहाँ से आ रहे लोगों का थोड़ा-सा हाथ तंग है अंग्रेज़ी में, लेकिन अब लोगों की विचारधारा बदल रही है और अब वो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, आज के समय जब आप कहीं पर भी जाते हो, प्राइवेट नौकरी में भी जाते हो, तो आपको इंग्लिश की जानकारी का अच्छा होना ज़रूरी है। तो लोग उसके लिए काम करते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ रहे होते हैं, ओपन न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारी भी कुछ ऐसी कहानी थी, हमें पता था कमज़ोर है, तो कमज़ोर तो रखना नहीं है। हाँ, बस ये है कि अपने आप को बेहतर करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने अपनाई वो अपनाई संगत थोड़ी-सी, मतलब जब इंग्लिश वाला जो था मैंने मतलब रूममेट से ज़्यादातर कोशिश हमारी होती थी कि थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कोई भी वोकैब्युलरी याद किया, चिपका देंगे उसके ऊपर में। क्योंकि अगर बोलचाल नहीं सुधरा ना, तो वो बड़ा ट्रबल मारेंगे इससे। तो वो भी थोड़ा सुधरना ज़रूरी है इससे। नहीं तो पता चले पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा वोकैब्युलरी रट रहे हैं और रात में कार्य मंटुआ का हलवा, तो वही चल रहा है, तो फिर वो गड़बड़ करेगा थोड़ा। मुझे लग रहा है थोड़ा उसके ऊपर में भी काम करना चाहिए। अच्छा सर, आप जिस तरह आपने हमेशा रिजल्ट दिया सर, हुँ। तो आप अपने रूटीन को और एक डिसिप्लिन जो होता है स्टूडेंट लाइफ में वो कैसे मेंटेन करते थे सर? क्योंकि यहाँ बच्चे क्या होता है ना कि रूटीन रोज उठेंगे, दीवार पे चिपकाएंगे और उसे फॉलो नहीं करेंगे। अगर कर भी लिया ना सर तो 1 से 2 दिन, उसके बाद वो फिर भूल जाते हैं कि भाई मैंने रूटीन भी चिपकाया है। वो देखो, कैसे सर, एक वो डिसिप्लिन आप मेंटेन कैसे मुझे करते लगता है कि रूटीन-वूटीन कुछ नहीं होता है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, काम इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो फिर आप पढ़िए। मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा रूटीन, हाँ, ये होता था, रूटीन में मैंने अब ये नहीं किया मैंने कभी कि 6 से 7 ये पढ़ रहा हूँ, 7 से 8 ये पढ़ रहा हूँ, 8 से 10 ये पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, मॉर्निंग के स्लॉट बड़ा फिक्स होता था, सिर्फ़ 1 घंटा मेरा फिक्स था कि मैं वोकैब्युलरी दूँगा। ठीक है, सिर्फ़ सुबह में यहाँ पर कि 7 से साढ़े 8 तक मुझे वोकैब्युलरी पढ़ना है, एट एनी कॉस्ट पढ़ना है। उसके बाद का जो पूरा दिन का मेरा शेड्यूल था, जब जो टॉपिक मन किया, जो सब्जेक्ट मन किया, हमने उसको पढ़ा और जितनी देर तक मन किया, उतनी देर तक पढ़ा। हमारे लिए वो टॉपिक कंप्लीट करना ज़रूरी था, ना कि ये लिखा हुआ है कि 10 बजे से 12 बजे जीएस पढ़ना है, तो 12 बजे तक जीएस पढ़ेंगे। मन नहीं हो रहा है, नींद आ रहा है, तब भी जीएस पढ़ना है। तो ऐसा हरकत हम नहीं करते थे। ठीक है, तो मेरे लिए मेरे टारगेट जो थे कि आज के दिन में ये मेरा टारगेट है, ये खत्म करना है, तो वो करना है। अब चाहे 2 घंटे पढ़ के करे या 10 घंटे पढ़ के करे। सर सरकारी नौकरी से शिक्षण तक का सफर आपने कैसे तय किया सर? मतलब ये सोच कब आई कि अब मुझे पढ़ाना भी चाहिए, बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ों की, और जिस तरह से आप पढ़ाते हैं सर, हर मैथ का हर सवाल का 2 मेथड, ये कैसे करते हैं सर? असल में हुआ क्या ना, जिस लाइब्रेरी में मैं पढ़ाई करता था, तो वहाँ पर उस टाइम पर क्या हो रहा था कि मतलब बच्चे थे और मैं टीचर हैं, मतलब उनकी वीडियोज़ देखते थे, ठीक है? तो मैं देख कर के बड़ा दंग रहूँगा वहाँ पर कि ये सवाल है, इसको बहुत आसानी से ऐसे किया जा सकता है, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लेक्स में मैं बताया जैसे और उसकी इतनी हवा बनाई जा रही है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या बता दिया। ठीक है, टफ प्रेज़ेंट किया जा रहा था, एक माहौल था उस समय मतलब डर का, ज़हर का और सारी चीज़ों का, ठीक है? और बच्चे को ऐसा लगाया जा रहा था कि अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, बल्कि मेरे लिए बहुत कैजुअल था। मैं नॉर्मल पढ़ाई कर रहा हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पर देख रहा हूँ, मेरे हर सब्जेक्ट में 50 में 50 भी आ रहे हैं। तो मैं वही देख पा रहा था, जैसे क्या होता है ना कि आपके खुद के मार्क्स नहीं बन रहे और तब आप ज्ञान दे रहे हो। तो हमने वो काम नहीं किया, हमने कहा पहले खुद को अपना तुम सही करो पहले, तब कुछ बोलोगे तो दुनिया सुनेगी भी तुम्हें, समझेगी भी तुम्हें भाई। तो इसीलिए ऐसा नहीं था कि टीचर बाद में बना, पढ़ाते तो गुरुकुल में पहले भी थे वहाँ। लेकिन इतना समझ में आ गया था कि पढ़ाने के लिए पहले अपने आप को साबित करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में इस तरीके से सारा दबदबा था, सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो हमने उसी तरीके से पहले सिलेक्शन लिया, तब लोग थोड़ा सुनना शुरू किए और वो तरीके मैं चाहता था। देखो, पहले क्या होता था ना, गुरुकुल में हम 2 टीचर्स थे, मैं था, प्रशांत सर थे। प्रशांत सर का सिलेक्शन हो गया था, मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वही बात मैं भी कहूँगा, वही बात प्रशांत सर भी कहेंगे। तो प्रशांत सर जब बोलेंगे ना, तो बच्चे इतने गौर से सुनेंगे, क्यों दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है, वो बोल रहा है। और वही बात मैं बोलूँगा, उसको उतना इज़्ज़त नहीं देंगे। मैंने कहा इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ो, तो वो नहीं सुनेंगे वहाँ पे। तो समझ में आया कि यार ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हें पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा, पहले ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब होगा। तो फिर हम बात किए कि नहीं यार, टीचिंग क्विट करो कुछ टाइम के लिए, पहले अपने आप को देखते हैं, इम्प्रूव करते हैं, फिर अपना पढ़ाना शुरू करेंगे। जब पढ़ाने के बाद में जब वो क्लासेस जाती थी, जब वहाँ पर रैंक दिखता था, जब वो सिलेक्शन दिखता था, तो वो एक हेल्प किया काफ़ी ज़्यादा बच्चों को लेकर के आने में, एक विश्वास जगाने में वहाँ पे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि बिना सिलेक्शन के नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो एक सबसे बड़ा एज है। शुरू-शुरू में जब आपको कोई नहीं जानता, हम लोग तो कोई एटेक कंपनी से ही नहीं आए ना यार, 4-5 कोचिंग से हमने शुरू किया था वहाँ पे। तो उसने मुझे काफ़ी बूस्ट दिया, सपोर्ट दिया वहाँ पे और तब मैं जो बच्चों को सिखाना चाहता था, जो बताना चाहता था, जो गणित को आसान बता करके, समझा करके कराना चाहता था, वो मुझे काफ़ी मदद मिली। इतना मुश्किल है नहीं जितना मतलब बनाया गया था, बट अब आसान है। दूसरा मेरा सोचने का नज़रिया रहता है हमेशा कि ये सवाल है,
ये पेपर में आए हैं। एग्जामिनर ने कोई ना कोई माइंडसेट के साथ में वहां पर सेट किया होगा, तो क्यों ना उसके माइंडसेट को ही वहां पर क्रैक किया जाए, उसके देखने और सोचने और समझने के नजरिया को बदला जाए। क्योंकि क्या है कि देखो, एक शिक्षक है, वो व्यक्ति है ना, वो धारे में सबसे आगे रहता है, वो जिधर मुड़ेगा उसके सारे के सारे बच्चे उधर की तरफ मुड़ते चले जाएंगे। मतलब भेड़ चाल है पूरी की पूरी यहाँ पर। ठीक है कि तुमने कहा राम तो राम और तुमने कहा रमा तो रमा, वो वाली बात हो गई वहां पे। ठीक है, तो हम जैसा पढ़ाएंगे हमारा बच्चा भी वैसा बनेगा। और कंपटीशन जो आज के समय है, जो ये गला काट कंपटीशन है, उसको अगर क्रैक करना है तो आपके पास में स्मार्ट अप्रोच होना जरूरी है। मैं पहले दिन से ये बात बोलता हूँ, वो नहीं है तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। वो स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए सर? पहला मेरा मेथड होता है ना, वो बेसिक होता है कि तुमको इस सवाल से हम पहचान करा दे कि पूछ क्या रहा है और बताना क्या है। और दूसरा मेरा यहाँ पर ये होता है कि अब ठीक है, समझ गए तुमने क्या है, अब इसको 3 सेकंड में उड़ाने का तरीका देखो कि कैसे उड़ाओगे। नहीं उड़ाओगे तो नहीं आएंगे नंबर, नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत बेकार है, तैयारी तो करने वाले 4 साल से लोग भटक रहे हैं, कहाँ हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। स्मार्ट अप्रोच सिलेक्शन का सबसे छोटा जरिया है। वो परपेंडिकुलर और बेस जो है ना, तो वो हाइपोटेनस है। ऐसे मान करके चलिए कि आपको घुमा के लेके नहीं जाएगा, सीधा लेके जाएगा रॉकेट से। सर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, तीनों सब्जेक्ट में आपने 50 आउट ऑफ 50 किया सर। फिर मैथ ही क्यों आपने चुना पढ़ाने के दरमियान, जैसे शिक्षण लाइन? डर का माहौल यही बनाया गया था ना, इसीलिए अच्छा मैंने कहा इसको तोड़ना जरूरी है। सर, लेकिन बिहार के बच्चे तो अभी भी इंग्लिश से डरे होते हैं। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स का ज्यादा रोल रहता है, और दूसरी बात बच्चों को कठिन भी यही लगता है, जी सर। तो इसको सरल करना ज्यादा जरूरी था। सर गाड़ी में आप हमेशा अपनी वो कैप लगा के रखते हैं, मतलब गाड़ी में ही रखते हैं, वो क्या है सर? वो उससे मोटिवेशन मिलता है या कुछ और है वो रीजन? शुरू शुरू में मेरे मोटिवेशन के लिए था, अब वो दूसरों के मोटिवेशन के लिए है। मुझे लगता है वहां पर कि जो भी बच्चा है जो तैयारी कर रहा है वहां पर, वो उस बात से प्रभावित हो, वो सीखे वहां पर कि हमें वहां तक जाना है। ठीक है, हमें वो पहुंचना है वहां पे। ऐसे गाड़ी में और भी बहुत कुछ रखी जा सकती है, इंटीरियर करवा लो, एक्सटीरियर करवा लो, लोगों को दिखाना है तो शो ऑफ कर लो भाई, एलॉय व्हील लगा करके मोटे मोटे, डीजे चला लो वहां पर। बट वो लोग भी समझते छपरी वाली हरकतें हैं। मुझे लगता है जिन बच्चों के साथ मैं जुड़ा हूँ, अगर मैं उनसे मिलने में 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट, चाहे जितनी देर के भी वो मुलाकात रहे, उस मुलाकात में अगर मैं कुछ प्रभाव नहीं डाल पाया, उनके जीवन में थोड़ी बहुत बदलाव नहीं ला पाया, तो मेरा मिलना व्यर्थ। तो मेरी कोशिश होती है कि उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाए, और वो प्रेरणा का ही काम करती है। जी सर। सर एक्साइज इंस्पेक्टर में आप सिलेक्ट हो गए सर, उसके बाद आप शिक्षण संस्थान में कदम रखे, इसके पीछे कहीं कुछ और रीजन तो नहीं है? जैसे बहुत लोगों का मनसा होता है कि मुझे पैसा कमाना है। अभी के समय में सर एजुकेशन जस्ट लाइक ए बिजनेस, और ये बन चुका है सर, तो कहीं ऐसा आपका भी मनसा तो नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल मंशा होता, वो तब होता ना जब मैं मानो कि एक्साइज इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर रहा हूँ और एक्स कंपनी ने आकर के मुझे ये कहा जी हम आपको साल के 10 करोड़ देंगे जी। तो वहां पर आदमी सोचता अच्छा यहाँ इतना पैसा मिल रहा है, वहां उतना पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा ज्यादा मिल रहा है तो चलो स्विच कर लेते हैं। लेकिन हमने सर पढ़ाना तब शुरू किया, तब 5 वॉचिंग थे, और यूट्यूब के 5 लाइव वॉचिंग पर, आप भी एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं, आपको भी बेहतर पता होगा कि वहां से कितना पैसा आप कमा सकते हैं। जी सर। 5 के मैं कह रहा हूँ 50,000 भी वॉचिंग होते ना, घर वाले तो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है सर जो स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है, अप डाउन चलते रहता है। हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, वहां पर एक बड़ा फिक्स है, सरकारी नौकरी ही सब कुछ माना जाता है। आप अभी एक काम करिए, आप अभी नौकरी छोड़ करके आप ये बोलिए हमारा यूट्यूब चैनल और हम पढ़ाते हैं, कोई लड़की देगा आपको अपना? तो शादी होगी आपके बाद में, तो आपके घर में आपके भाई बहन भी होंगे, उनकी शादी पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो खुद का काम कितना भी बड़ा है, कितना छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सरकारी नौकरी के आगे वो छोटा लगता है समाज को। तो वो भी एक फैक्टर था, कंसिडर करना था। तो हर चीज पैसा नहीं होता, ठीक है, पैसा मेरे पास जब सामने होती देखते तो हम लोग सोचते उस वो जो डिसीजन होता पैसे के पर लिया गया होता, लेकिन ये जो डिसीजन था ये इच्छा पर लिया गया डिसीजन था कि हाँ मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा। मैं इस काम में 8 घंटे की जगह 18 घंटे भी कर सकता हूँ काम, और मुझे थकान नहीं है। सर छात्रों में अभी कुछ परेशानियां देखने को मिलती है, और वो परेशानियां सोशल मीडिया, जब भी बच्चे रील्स देखने को फोन उठाते हैं तो उनका टाइम कैसे खत्म हो रहा होता है वो उन्हें नहीं समझ में आता, और टाइम जा चुका होता है अच्छा खासा, और वहां से वो फिर अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते कि भाई मुझे तो पढ़ना था, वो नहीं हो पा रहा। तो सर सोशल मीडिया का कितना हाथ है अभी के बच्चों के, जो डिस्क्वालीफाई बच्चे हो रहे हैं, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपना, तो इसमें सोशल मीडिया का हाथ कितना है सर? थोड़ा सा इसको बताया। असल में इसमें सोशल मीडिया का हाथ ही नहीं है, इसमें युवा का खुद का हाथ खुद को बर्बाद करने में। जैसे ये युवा जो आज के समय स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया और बाकी सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा मतलब लेकर के अपने जीवन में चल रहा है ना कि इसके आने से हमारे साथ में ये हो जाएगा। आज के समय जो युवा है जो अपने आप को टेक्नोलॉजी से जितना अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, वो ये बार बार भूल जाता है
कि जिस एआई को वो बना रहा है कहीं न कहीं उसके ट्रैप में वो खुद आ रहा है। हुँ। ये समझने की आवश्यकता है कि कुछ बाहरी देश के ऐसे लोग हैं, कुछ मतलब ये बहुत लिमिटेड लोगों का एक पूरा-सा डिज़ाइन है, ठीक है? ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं आज के समय। अब आप मानो कि कोई एक पर्टिकुलर शहर है, ठीक है? मैं आपको बता भी देता हूँ कैलिफ़ोर्निया है और बाकी जैसे हैं। वहाँ के चंद लोगों ने ये डिसाइड कर रखा है कि हम यहाँ के लोगों को पूरा का पूरा यूज़ कैसे करें। है, है। समझ रहे हैं बात को जी। लेकर के? जैसे नेटफ्लिक्स का ओनर था ना, जब उससे ये पूछा गया कि आपका कॉम्पिटिशन किससे है? तो उसने कहा मेरा कॉम्पिटिशन मेरे कंप्यूटर से है ही नहीं। हाँ, मेरा कॉम्पिटिशन तो लोगों की नींद से है। जी। कि मैं इनके नींद को भी कैसे वो ले पाऊँ, वो भी मैं नेटफ्लिक्स कैसे दिखा पाऊँ। हुँ। अभी कुछ टाइम में तो ये भी हो जाएगा सर कि आप सो रहे हैं, आप नींद में हैं और उसमें भी मोबाइल कैसे आपसे चलवा दिया जाए, ये भी चलेगा। बिल्कुल। कितना ज़्यादा यूज़ है, आप देखो ना अंगूठी पहन रहे हैं, उससे यूपीआई का पेमेंट हो सकता है। घड़ी भी आ गया, अब कम था मतलब डिजिटल चीज़ें कहाँ नहीं थी, घड़ी में भी लगा दिया। यस सर, बिल्कुल। लोग आजकल यहाँ से भी जो है सारी चीज़ें कॉल देखो आधुनिकीकरण बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसके गुलाम बनना वो सबसे बड़ी गलत बात है। हाँ, और आज का युवा बस गुलाम बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। उसको अपने ऊपर में कंट्रोल ही नहीं है। हाँ। उसको ये तक नहीं पता क्या देखना है, क्या नहीं देखना और कितना देखना है। तो भुगत भी वही रहा है। जो सबसे पीक टाइम है जहाँ पर वो अपने आप को बढ़ा सकता था, प्रोडक्टिव काम कर सकता था, वहाँ पर उस प्रोडक्टिविटी को खो करके और वो बाकी चीज़ों के इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब उसके में ये आ गया ना, अच्छा एक रील स्क्रॉल किया पता नहीं अगला क्या आएगा, चलो इसको भी देखते हैं। आप थकोगे ही नहीं सर, कंटेंट ही इतना है। यस। हर व्यक्ति आपको बहुत आसानी से मिल गया, फ्री में मिल गया और हर तरह का कंटेंट है। यस, यस। उसके ऊपर से एआई का बड़ा खतरनाक रोल। आप 4 वीडियो क्रिकेट की देखो, 5वां ऑटोमेटिक वो क्रिकेट ठोकेगा। जी सर। देखते ही रहोगे, सर, देखते ही रहोगे, तो एंडलेस गेम है सर, ये तो ट्रैप ही है, खत्म ही नहीं होगा जी कभी। सर, जी सर। सर एसएससी के बच्चों के लिए कुछ बच्चे पटना में भी पढ़ते हैं सर। आपने भी पटना में रहकर कुछ दिन तैयारी किया है सर। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे सर कि पटना में भी कुछ ब्रांचेज़ अपने खोले जाएँ, वहाँ के भी बच्चों को कुछ हेल्प मिल पाए सर? चूँकि आप भी बिहार से हैं सर और बिहार के बच्चों के बारे में सोचना तो आपका फर्ज़ बनता है। ब्रांचेस इतना आसान नहीं है खोलना। मुझे लगता है ना कि ऑफलाइन सेगमेंट जो है आज के समय धीरे-धीरे उसका जो ऑरा भी कह लीजिए आप यहाँ पर या जो बच्चों का जुड़ाव कह लीजिए वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। ठीक है? और जो ऑनलाइन की चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन कोई रोल ही नहीं प्ले कर रहा है। हुँ, बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है वहाँ पे। ठीक है? बहुत बड़ा उसका रोल है। लेकिन ऑनलाइन का डोमिनेंस कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा हो गया। मैं आपको ऐसे उदाहरण देता हूँ। अभी मान लीजिए वज़ीराबाद में हम लोग शूट कर रहे हैं। ठीक है? और वज़ीराबाद में यहाँ का ही बच्चा इसी फ्लोर का ऊपर वाला बस 1 किलोमीटर दूर किताब की यहाँ दुकान है। हुँ। अब वो आज के समय 1 किलोमीटर दूर नहीं जा रहा है किताब लेने। वो यहीं से बैठे-बैठे फ्लिपकार्ट का ऑर्डर मार रहा है। अब तो इतना आसान हो गया ब्लिंकिट में आप नीचे की किराने दुकान पर छोड़ो दूध लाना, आप यहीं से बैठे-बैठे ऑर्डर मारो आ जाएगा। तो लोग है ना जाना बड़ा कम पसंद कर रहे हैं। जी सर। ठीक है? उनको मेहनत करना थोड़ा कम लग रहा है अच्छा। उनको लग रहा है सारी चीज़ें मोबाइल में ही मिल जाए, यही मेरी दुनिया है और यहीं से करेंगे। जी सर। पहला रीज़न तो ये है। हुँ। दूसरा ऑफ़लाइन सेटअप और बाकी सारी चीज़ें एक बहुत ही हेक्टिक वर्क है। हाँ। ठीक है? वो इंडिविजुअल बेसिस पर कोई भी एक टीचर जो है वो नहीं कर पाएगा। हाँ। रैंकस गुरुकुल को किसी का फंड नहीं आता है। रैंकस गुरुकुल ने जो किया वो खुद के दम पर किया है। हुँ। ₹2 बाहर की किसी कंपनी से नहीं लिया, किसी की गुलामी नहीं की है। हाँ। ठीक है? जिस दिन आएगा फंड, जिस दिन सोचेंगे उस दिन और ये दिन कभी नहीं आने वाला। हुँ। एक आधा सेंटर डाल सकते हैं बट ऐसे नहीं मतलब। सर अब चलिए बात बिहार के शिक्षा प्रणाली और वहाँ के सिस्टम पे करते हैं सर। सर बिहार की शिक्षा प्रणाली में सर अभी आपने हालिया वीडियो देखा होगा सर, एक महिला शिक्षक जो केवीएस की शिक्षिका है सर, वो बिहार आती है जॉब करने और बिहार को ही उल्टा सीधा ना जाने क्या-क्या बोल जाती है अपने, और वो उनका मकसद क्या है उसके पीछे का ये तो मुझे नहीं पता सर। क्या बोलेंगे सर उस महिला शिक्षक? मैं तो उनको यही बोलूँगा कि देखिए सबसे पहले जो वो शिक्षक बनी और जब शिक्षक बनी होंगी तो जिन किताबों को पढ़ कर के शिक्षा ली होगी, दीक्षा ली होगी, जिन गुरुओं से भी पढ़ कर के लिया होगा ना, मेरे से आप लिखवा लीजिए 70 से 80% जो टीचर थे, जो किताबें थी, जो ऑथर थे, वो बिहार के ही होंगे। जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, जिनसे सीखा, जहाँ तक बढ़े और आज उन्हीं को गाली दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं गलत है। हाँ, हो सकता है वैसी कोई स्थिति होगी वहाँ पे, 1-2 लोगों से उनका कुछ ऐसा भिड़ गया होगा। ठीक है, तो आकर के पूरे बिहार को गाली देना ये अपने आप में गलत है। हाँ। हमारे झगड़े किससे नहीं होते, हमारा मूड कब खराब नहीं होता। लेकिन उसके लिए हम पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। मतलब दूसरी बात बिहार राज्य से वो अच्छे तरीके से परिचित नहीं है, मुझे लगता है किसी व्यक्ति को उनका ढंग से परिचय कराना चाहिए। हाँ। शायद उनके मन में वो डिस्को की इमेजिनेशन थी, ठीक है? उनके मन में वो था कि हाँ, गाना-वाना चलेगा, पार्टी करेंगे, घूमेंगे, हाँ। वो सारी चीज़ें। अब उनको एक ऐसी सिटी में पोस्टिंग मिल गई जहाँ दूर-दूर तक वैसा नहीं था। हाँ। तो वो अंग्रेजी चोचले थे कुछ वहाँ पे, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा-सा उतरेगा होश रहते-रहते। जी सर। जब उतरेगा तो समझ में आएगा कि बिहार है क्या, ठीक है? बाकी लोग पर्व मनाते हैं और हम पर्वों का महापर्व मनाते जी हैं। सर। ये समझ में आएगा उनको धीरे-धीरे करके और अच्छा बिहारी उनको परिचित करा देगा कि बिहार क्या है। सर अब बात बिहार की शिक्षा प्रणाली पे करें, वहाँ के बच्चों की मेहनत पे करें,
तो सर आपको क्या लगता है बिहार की शिक्षा प्रणाली जो अभी चल रही है, क्या ये सही है या इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? शिक्षा प्रणाली है ना, हमेशा सरकार टेबल में बैठ करके बंद कमरे में एसी लगा होगा, टेबल कुर्सी पर बैठ करके डिस्कशंस कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑफिशियल से वहाँ पर पूछ लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, मैंने बिहार में जो देखा है, आजकल के जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे शिक्षा प्रणाली को लेकर के, औरों को लेकर के, वो ऐसे लिए जा रहे हैं कि 2 फैक्टर मन में कंसिडर होता है। एक तो इसको बड़ा कैसे दिखाया जाए, डेटा और नंबर के आधार पर, और दूसरा यहाँ पर ये है कि अपोज़िशन से बेहतर कैसे किया जाए। मतलब 10वीं और 12वीं के बाद में अगर आप लैपटॉप दे रहे हो, साइकिल दे रहे हो ना, तो इस वजह से नहीं दे रहे कि आपको वाक़ई में बच्चे को प्रोत्साहित करना है। आप इस वजह से दे रहे हो कि देखो पिछली सरकार ने तुमको साइकिल दिया था, हम तुमको स्कूटी देंगे। हुँ। यहाँ पर वो कहानी चल रहा है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। काम अगर करना है तो आप पूरे साल पर काम करो ना, कि वाक़ई में वो बच्चा आया कि नहीं आया क्लास, उसका अटेंडेंस लगा कि नहीं लगा, उसके आपने नॉलेज में कितनी इंक्रीमेंट की। आपकी जो स्कूटी, टैबलेट, लैपटॉप या जो भी चीज़ है, वो तो एक छोटी-सी चीज़ है और एक पल के लिए जो खत्म हो जाएगा। लेकिन जीवन में जो आप उनके ऐड कर सकते थे, वो ज्ञान कर सकते थे, जो शायद वो हमेशा अपने पास कैरी करता था। ठीक है? जो आंकड़े हम डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि बड़ा दिखाने के लिए, दिखाना ही क्यों है? आप लोगों को शिक्षित बनाओ ना, वो खुद माउथ पब्लिसिटी करेंगे। तो अभी बहुत सारे लूपहोल्स हैं इसके अंदर में। सर अभी आपने बीपीएससी प्रोटेस्ट देखा होगा सर, 18 दिसंबर से बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है और बिहार सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी बोलती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटियां वहां धरना प्रदर्शन पर धरना दे रही हैं सर। इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है सर, अभी तक कोर्ट का भी कोई जवाब नहीं आया सर, ना ही इस पर सरकार कोई संज्ञान ले रही है सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो बीपीएससी जो है ना, ठेहल है एक नंबर का। खेल जानते हैं? जी सर। तिहत्तर मने, हम तो सुधरेंगे ही नहीं। जी। और ईगो पे लेकर के जा रही है, उसको मतलब ही नहीं है वहां पर कि वो बेटी है, बेटा है, लड़का है, लड़की है, लाठी खा रहे हैं, मर रहे, कुट रहे, पिट रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब लिया हम ईगो में है। अगर फलाने टीचर ने ये कह दिया कि ये तो हम करवा के रहेंगे, तो वो ये कसम खा लेती है, तुम कुछ भी कर लो, हम तो ये नहीं करने देंगे। सही या गलत का विषय इस समय रहा ही नहीं है इस आंदोलन में। इस आंदोलन में जो चल रहा है वो खाली ईगो चल रहा है। हाँ। सरकार अपने ईगो पर है, बीपीएससी अपने ईगो पर है, टीचर्स अपने बातों पर हैं। हाँ। ठीक है, और मुझे लग रहा है इसी में ये सारा का सारा मुद्दा घूम रहा है। हाँ। क्योंकि यार कोई भी कमीशन है ना, देखो जैसे एग्जांपल हो, आप अधिकारी हो, आपको इस एरिया का एसडीएम बना दिया जाता है। मैं लिखित रूप में ये बात कहता हूँ कि आप कभी भी नहीं चाहोगे कि यहाँ पर क्राइम ऑन पेपर दिखे। अगर कोई चोरी, कहीं गलती, कोई मर्डर हो गया ना, तो आप ये उल्टा मेंटेन करके रिपोर्ट चलोगे, कुछ हुआ ही नहीं, बड़ा नॉर्मल था। कारण बहुत सिंपल है, आपको प्रमोशन चाहिए। ठीक है, जिसको जितना बड़ा शहर मिलता है, क्राइम वहाँ उतना ज़्यादा होते हैं, लेकिन चीज़ें छुपाई भी वहाँ सबसे ज़्यादा जाती है। कोई भी अपने एरा में, कोई भी अपने कार्यकाल में अपने ऊपर में ब्लेम लेना नहीं चाहता है। हाँ। नीतीश गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि जैसे राजद के साथ में चारा घोटाला वाला पार्ट आया था और लोगों को पता चल गया था, तो हमारे साथ में कुछ ऐसा हो। तो कहीं पर कोई लूपहोल है तो उसको बहुत तवज्जो ना दीजिए, ये सबसे बड़ा काम है। सेम बीपीएससी उनके चेयरमैन साहब के साथ में है, वो मानना ही नहीं चाहते कि गलती है, नहीं तो उनको फिर दाग लग जाएगा ना। तो कई लोग अपने करियर को बचाने के लिए दूसरों की करियर की ऐसी तैसी करने को तैयार है। सही गलत का कोई निश्चय रहता ही नहीं है इनके में। सर जिस तरह से 29 दिसंबर की रात वाटर कैनन से बच्चों के ऊपर उस ठंड में सर पानी छोड़ा गया, लाठियां बरसाई गई और बच्चे वहां पर जन गण मन का नारा लगा रहे थे सर, उन्हें भी नहीं बख्शा गया और उस स्थिति में भी उन पर लाठियां भांजी गई सर। क्या यही मतलब सुशासन की सरकार है हमारे बिहार में? देखिए, सिर्फ एक बात पे तो सुशासन को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैं हमेशा मानता हूँ बिहार एक ऐसा राज्य था जहाँ पर लोग अगर रात में 2 बजे स्टेशन पर पहुँच गए, और बेशक 1 किलोमीटर दूर घर ही क्यों ना हो, जैसे मेरे पापा उस समय स्टेशन पर आ जाते थे और 1 किलोमीटर घर दूर था, लेकिन वो घर आने की हिम्मत नहीं करेंगे कि यहाँ पर 2-3 पुलिस वाले टहलते हुए दिख रहे हैं, हम यहीं पर सो जाते, नहीं तो क्या पता उठा ले, अगवा कर ले, किडनैप कर ले, अपहरण कर ले, कोनो मार दे, चाकू छीन ले। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती थी वहां पे। तो वहां से नीतीश गवर्नमेंट उठा करके बिहार को इतने तक लेकर के आई है कि आप कभी भी कितने समय पर कहीं पर भी घूम सकते हैं और आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, रही बात अब उस 29 दिसंबर की रात वाली बात को लेकर के, मैंने उस पर एक ही बात कहा था आपसे कि ये जो आयोग है ना, इस आयोग ये कभी भी है ना जा करके ग्राउंड पर चीजों को समझना ही नहीं चाहती है। आयोग के लोग कितनी बार गए और जा करके बच्चों की दशा देखी। इनफैक्ट आयोग के जो लोग हैं उनके खुद के बच्चे उसमें नहीं है। होता तो समझ में आता, अपने खुद के बच्चों को भेजे वहां प्रोटेस्ट में तो समझ में आएगा। तो ये कमरे में बैठ करके बस डिसीजन ले रहे हैं, मारना है अच्छा मार दो, पीटना अच्छा पीट दो, अच्छा बच्चे ऐसे कर रहे हैं, काम करो सारे वॉशरूम बंद करवा दो, देखते हैं ये लोग बाथरूम कहाँ करने जाए। तो ऐसे डिसीजन हो रहे हैं उनके। उनको दया और इनसे कोई मतलब नहीं है, सही गलत से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना कार्यकाल चमकाना है, उससे इससे मतलब है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आज का युवा भी बहुत जिद्दी है,
गलत है तो वहाँ पर वो आवाज़ उठाएगा। तुम जितने रास्ते बंद करोगे हम उतने नए तरीके खोजेंगे। जी सर, बहुत छात्रों का इसमें एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि ये राजनीतिकरण बन गया। अगर छात्रों का मुद्दा होता, छात्रों का ये आंदोलन होता, तो वो सफल जरूर होते। इस पर क्या बोलना चाहेंगे सर? पता है क्या होता है, आज के समय कोई भी आप छोटा सा प्रोटेस्ट करो स्टूडेंट्स की तरफ से, तुरंत वहाँ छोटे-छोटे दल आ जाते जी हैं। सर। उदाहरण के तौर पर हमने जैसे मुखर्जी नगर में अगर सोचा कि कल हमें ना ये मुद्दा है हमारा, सपोज़ करो नॉर्मलाइज़ेशन एक मुद्दा है, हम उसके ऊपर में सरकार से अपनी बात रखेंगे और संवैधानिक है, वहाँ पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम बैठ सकते हैं, बैठ करके अपनी बात, अपना पैम्पलेट लेके रख सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है, तुरंत दूसरे दल वाले आ जाएँगे। अगर मान लीजिए कि बीजेपी गवर्नमेंट है दिल्ली में और आप वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, केजरीवाल जी की गवर्नमेंट के लोग आ जाएँगे, सीवाईसी जो उनकी छात्र संघ है, एनएसयूआई आ जाएगी वहाँ पे, फिर वो हमें कहेंगे हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हम ये करते हैं। बट बच्चा सीधा-सीधा बोलता है कि भैया ना हमको एबीवीपी चाहिए, ना हमको एनएसयूआई चाहिए, ना हमको सीवाईसी चाहिए, हमको कोई नहीं चाहिए, कोई छात्र संघ नहीं चाहिए, हमारा मुद्दा है, हमारा सरकार से सवाल है, हम उठाएँगे। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें होते रहती हैं। फिर उनको ये दिखता है अरे सरकार तो हमारी सुन ही नहीं रही है, हम हमारा क्या है कि हम एक काम करते हैं, इन्हीं से के साथ हम जुड़ जाते हैं, क्या पता थोड़ा कुछ मिल जाए। क्योंकि उसको तो सॉल्यूशन चाहिए ना, अब वो टिट फॉर टैट मतलब जैसे भी हो, या तो ऐसे बात मान लो या वैसे बात मान लो। फिर उसको ये समझ में आता है नहीं, नहीं अगर इनके साथ में जुड़ गए तो फिर ये अपना चमकाएँगे, खुद को करेंगे। जैसे एक बार यही तो हुआ बीपीएससी में, उनको लगा कि हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है, तो प्रशांत किशोर जी के पास गुहार लेकर के गए, उनकी थोड़ी-सी सहायता ली। लेकिन फिर वहाँ पर वो ऐसा हो गया कि वो पूरा इगोइस्टिक हो गया। अब जेडीयू सोचती है अच्छा तुम प्रशांत किशोर को लेके आओगे, अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, करवा लो हमसे जितना करवाना है। तो ये पूरा मुद्दा ऐसे हो जाता है। मतलब बच्चा पहले अपने दम पर कोशिश करता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, फिर सोचता है अच्छा ये बड़े लीडर हैं। क्योंकि हम थे रहे ना, प्रोटेस्ट में थे, सीजल का प्रोटेस्ट हुआ तो जिस दिन राहुल गांधी मिलने आए, हमें लगा रहे अब तो लग रहा है कि बात हो जाएगी। राहुल गांधी अपोजिशन में थे, सेंटर में वो बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो हमें लगा अब तो पक्का यहाँ नया मिलेगा और अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ के बाद मामला और बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कोई भी प्रोटेस्ट हो वहाँ पर, ठीक है, आप किसी भी पार्टी को मत बुलाओ, बेहतर है आपकी आवाज़ है, आपकी बात है, आप सरकार के जो है समक्ष अपनी बात को रखो, ठीक है, नहीं जोड़ना चाहिए किसी भी मतलब इसके साथ। सर बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल एग्जाम, सर मैं बिहार की शिक्षा प्रणाली पे ही बात कर रहा हूँ और आपसे मैं जानना चाहता हूँ और उन बच्चों को भी ये हक है जानने का कि किस तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था है। बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम का फॉर्म आता है सर सितंबर 2023 में। अभी सर पर मार्च आ चुका है 2025, अभी तक ना ही उसमें कोई एग्जाम का डेट आया है, ना ही ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि वेंडर, अभी सर पहले ऑफलाइन एग्जाम होती थी, अब ऑनलाइन मोड में कराने का सोच रही है आयोग। लेकिन अभी तक वेंडर भी क्लियर नहीं है कि बेल्ट्रॉन लेगी या टीसीएस। बातें बेल्ट्रॉन की चल रही थी सर, बच्चे इससे भी नाखुश थे और बेल्ट्रॉन के बारे में तो सर आपको भी पता होगा। तो सर ये शिक्षा व्यवस्था कब तक सुधर सकती है बिहार में? अगर बच्चे ऐसे ही फॉर्म भर के वेट करते रहे तो मतलब वेट ही करते रह जाएंगे। सर मेरे पास कॉल आता है कितनी सारी लड़कियों का कि भैया कब तक वेट करूं, मेरी शादी लगवा रहे हैं घर वाले। मैं उन्हें क्या जवाब दूं सर? क्या बोलना चाहेंगे वैसे बच्चों? देखिए सारी सरकार के मंशा का खेल है। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक पल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बिहार में टीचरों की इतनी बहाली आएगी, ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या में बहाली आई भी, भर्तियां भी हुई, अच्छे पद पर हुई, ठीक है, और लोग उससे खुश भी हैं। लेकिन वहीं पर कई ऐसे पेपर हैं जहां पर बहाली का पूरा सिस्टम मतलब तरीका ही चरमराया हुआ है। आप कह सकते हैं उसमें बिहार दरोगा का कह सकते हैं, आप बिहार सीजल का कह सकते हैं, ठीक है, चाहे वो 12वीं लेवल पर हो, ग्रेजुएट लेवल पर, वहाँ पे उनमें ये डिसाइडेड नहीं है कि वेंडर कौन होगा, उनमें ये डिसाइडेड नहीं है पेपर कंडक्ट कैसे कराना है, उनमें ये नहीं पता वहाँ पर कि चलो कंडक्ट हो गया तो हमें रिजल्ट कब जारी करना है। तो मुझे लगता है कि इनके जो कमीशंस के जो आयुक्त हैं वहाँ पर, उनके ऊपर में थोड़ी सख्ती रखनी चाहिए, डेडलाइन देना चाहिए सरकार को कि हाँ अगर आप कोई भी भर्ती निकाल रहे हैं तो इतने समय के अंदर में उसका पेपर, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारी प्रक्रिया खत्म हो रहा है, नहीं तो आप पे जुर्माना लगे, नहीं तो आपके ऊपर में कोर्ट केस होगा। फिर आप देखिए ना चीजें कितनी बेहतर वे में होती हैं, ठीक है। क्या है कि पासिंग द बॉल वाला गेम मतलब की हो गया कि नहीं नहीं हमारे वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे वजह से नहीं है, उसकी वजह से। लेकिन इन सब में बच्चों का जो करियर है वो खत्म हो रहा है। सर एक और मेरा सवाल है सर, बिहार में जो एग्जाम होता है, चाहे बिहार दरोगा हो, बीपीएसएससी की एग्जाम हो, बीपीएससी ही कंडक्ट करवाती है सर दरोगा की, एसएससी बिहार एसएससी की एग्जाम हो या सीजीएल लेवल पे भी सर, उसमें बच्चों को ना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ना ही कार्बन कॉपी दिया जाता है ओएमआर का। सर बच्चे क्वेश्चन मिलाए तो मिलाएं कैसे? देखिए सबसे पहला गलती तो इसमें यही है कि ये परीक्षा ऑफलाइन हो क्यों रही है। आज के समय जिस बिहार के पास में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर टीसीएस जो है जीडी का पेपर, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे के एनटीपीसी के पेपर भी कंडक्ट करवा रही है, वहाँ पर अभी भी हमारी बिहार सरकार वही आउटडेटेड मॉडल पर चल रही है, ऑफलाइन वाला।
तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ी गलती है, इसको सुधारना चाहिए। दूसरी बात, इनको अगर टेंडर नहीं मिल रहा, बेल्ट्रॉन या कोई और टेंडर मिल रहा है, तो भाई क्यों मिल रहा है? रेलवे को कैसे मिल जा रहा है? एसएससी को पेपर कराने के लिए टीसीएस कैसे मिल जा रहा है और आपको कैसे नहीं मिल रहा? तो ये थोड़ा सोचना है, ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करें कि जो ये ऑफलाइन पेपर्स कंडक्ट करवा रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है ऑफलाइन पेपर कंडक्ट नहीं होता है, सीडीएस भी ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाती है, लेकिन आपको अपना आंसर जो ही है, जो आपको मिला है सी के साथ में जो आता है, जो आप सॉल्व करते हैं, आप वो ले जा सकते हैं। पता नहीं ये सबमिट क्यों करवा रहे हैं, ये तो गलती है ना। आपने एक बच्चे को वहां पर डार्क में रख दिया। अब या तो मैं ये मान लो कि आपने करप्शन के लिए किया है, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पेपर देने गया वहां पर, मेरे पास में ना ओएमआर का कोई पर कहीं कॉपी है, ना मेरे पास में मेरी अपनी आंसर की कोई कॉपी है, तो मेरे मन में तो यही रहेगा ना यार, मैं क्वेश्चन ज्यादा करके आया था और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए तो कई बात ऐसे उठ जाती है कि यार मेरे 123 बन रहे थे, इसके 115 बन रहे थे, 115 का सिलेक्शन हो गया, 123 का नहीं हो पाया। तो इसमें तो कहीं ना कहीं बच्चों का सरकार से विश्वास ही उठेगा। और साथ में एक बहुत बड़ा ये लूपहोल है। लूपहोल कैसे? यहाँ पर करप्शन के सबसे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब इसी में क्या होता है, कई सारे बच्चों को फोन आना शुरू होता है, जी आपका आंसर कॉपी हमारे पास है, फलाना आपका 9 नंबर है, फलाना आपका ये है, इतने रुपए देंगे तो हम आपके इतने नंबर बढ़वा देंगे। अब बच्चे को तो ये पता ही है कि भाई मेरा जो नंबर है वो हमको नहीं पता कितना बन रहा था, क्या नहीं बन रहा था, अगले बंदे के पास में डेटा कैसे पहुंच गया तो एकदम सही बोल रहा है। तो वहां पर वो पैसे और करप्शन और बारी चीजें बढ़ने लगती है। दूसरा, यहाँ पर इसमें ये भी तय नहीं है कि जो बच्चों के रिजल्ट आए हैं वो वाकई में जेन्युइन थे, वाकई में मेरिट के आधार पर बना था, या इसमें कुछ लोगों से पैसा लेकर के उनको एंट्री दे दिया गया था। तो ये मुझे लग रहा है कि करप्शन का पूरा जाल बनाने के लिए शायद ऐसा किया गया है, क्योंकि अगर सरकार निष्पक्ष है और वो बच्चों के बेनिफिट के लिए काम करना चाहती है, तो सबसे बढ़िया निष्पक्ष तरीका है पेपर ऑनलाइन कराई जाए, रिजल्ट ऑनलाइन दिया जाए और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए। आज 5G के जनरेशन में भी अगर आप वैसा तरीका अपना रहे हैं तो आप करप्शन को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा सर, मान लीजिए आपको बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो आप इस व्यवस्था को कैसे ले जाएंगे आगे? देखिए, बिहार का शिक्षा मंत्री का जो उत्तरदायित्व है ना, बहुत बड़ा है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बने हैं। अगर हम बात करें तो एकदम शुरू से शिक्षा शुरू होती है, जब आप नर्सरी क्लास में होते हैं, नर्सरी के बाद फिर आपका LKG, UKG, 1, 2, 3 ऐसे करके सारा होता है। तो बिहार में सबसे पहले काम करना चाहिए प्राइमरी स्कूल्स पे। प्राइमरी स्कूल में अगर आप देखेंगे तो आज के समय फैसिलिटी का कोई कुछ नहीं है। कौन टीचर कब आ रहा है, कब जा रहा है, बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, चरवाहा विद्यालय बना रखा है। कई ऐसे स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे कम दिखेंगे, वहाँ गाय भैंस दिला के गाँव के लोगों ने बांध दिया। जी क्या है? तो सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने का क्षेत्र कम बन गया है। रात में ऑर्केस्ट्रा हो तो स्कूल को बुक करो, प्रोग्राम हो तो स्कूल को बुक करो। तो जिस जगह पर, जिस शिक्षा के मंदिर में आप नचवा रहे हैं, गवा रहे हैं और किसी के शादी बारात का इंतजाम आप वहां पर करवा रहे हैं, तो इसी से समझ लीजिए आप उसको सीरियस कितना ले रहे हैं। उस स्कूल का चपरासी भी अपने बच्चे को वहां पर नहीं पढ़ाना चाह रहा है, कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रणाली है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप सरकारी स्कूल या तो चलाइए मत, लोगों को ओप मत दीजिए, और नहीं तो अगर आप चला रहे हैं तो बहुत सिस्टम तरीके से करिए वहां से। ठीक है, जो टीचर्स आ रहे हैं उनका बायोमेट्रिक हो, स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका बायोमेट्रिक हो। ठीक है, उल्टा मैं मतलब एक कड़ा शब्द है ये, हालांकि मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि ऐसा कर दो वहां पर कि जितने टीचर हैं कम से कम उनका एक बच्चा तो उसी स्कूल में पढ़े। आप देखो ना सिस्टम कैसे सुधरेगा। वहां पर बच्चों में ऐसे कंपटीशन होगा, वहां बच्चों में डिबेट होगा, छोटी छोटी एक्टिविटीज होंगे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है। ठीक है, वहां का टीचर भी फिर रिजल्ट दिखाएगा। आप और कंपटीशन लगाओ। जैसे प्राइवेट स्कूल क्या होता है, किस दम पर अपने आप को पब्लिसिटाइज करता है, हमने इतना रैंक दिया, हमने ये सिलेक्शन दिया, हमने बच्चों को इस लेवल पर बनाया। सरकारी स्कूल में जो कंपटीशन है उनको भी अवार्ड दो आप, प्रोत्साहित करने के लिए। उस सरकारी स्कूल से सबसे ज्यादा रिजल्ट रहा, उस सरकारी स्कूल से यहाँ पर बच्चा गया। और है क्या, चलाना ही तो है, पढ़ाना ही तो है। सरकारी स्कूल पर थोड़ा अगर ध्यान दे तो वो बच्चों को थोड़ा बेहतर करेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, शुरू में बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, पैसा वैसा दे करके 10वीं में फर्स्ट डिवीजन, 12वीं में फर्स्ट डिवीजन। अब वो सीधा सोच रहा है हम तो गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करेंगे और सीधा एकदम यूपीएससी फोड़ के IAS बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं फोड़ पाता है, मेहनत नहीं कर पाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बाकी बच्चे को 2 साल लग रहे हैं ना, तो इसको 5 साल लग रहा है। और हर बच्चा 4 से 5 साल तक का साधन नहीं रखता है, उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो बेसिक एजुकेशन पर काम करना बहुत जरूरी है, ताकि उसके बाद जो बच्चा बने तो वो उसके आधार पर आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट, हमारा आप ग्रेजुएशन देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं 3 साल में बच्चे को ग्रेजुएट बना दे रही हैं। क्या कमी है हमारे जैसे पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ करके बिहार के बाकी यूनिवर्सिटीज में, कि वो यहाँ पर 5-5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्रियां दे रही हैं, 5.5 साल में डिग्री दे रही है। कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको सुधारी जाए। ठीक है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए प्लेसमेंट की कंपनीज आती हैं, लेकिन बिहार का कोई एक सिंगल यूनिवर्सिटी ये बता दे कि जी हमने प्लेसमेंट सेल बुलाई थी, हमने बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाई है। जब आप प्लेसमेंट दिलाने तक की गारंटी नहीं दे रहे हो तो ग्रेजुएशन किस बात का आप करा रहे हैं?
जी रोजगार 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 बड़ा वो मैटर नहीं करता। हाँ। रोजगार मैटर करता है। बड़ा छोटा तो धीरे-धीरे लोग अपने दम पर बढ़ जाएँगे ना। हाँ। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं, हमें काम करने की आवश्यकता है इसके ऊपर में। टीचर्स हमारे पास में अच्छे हैं, जो हायरिंग हो रही है वो एक एग्ज़ाम्स के माध्यम से हो रही है, लेकिन वो टीचर आने के बाद में भी सिस्टम के साथ में डल जा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि ये लूपहोल है और हम अपने जगह पर किसी और से नौकरी करवा सकते हैं, तो अरे आज मेरा मूड नहीं है, जा कर के तुम बैठ जाओ। ऐसा कहाँ नहीं हो गया। तो शिक्षक सही नियुक्त होता है, आने के बाद में रवैया देख कर के, सिस्टम देख कर के वो भी ऐसा बन जाता है। इसीलिए मैंने ये बात कहा था वहाँ पर कि हर बच्चे का, हर टीचर का एक बच्चा तो पक्का उस स्कूल में पढ़े ही पढ़े। जब उसका बच्चा टॉयलेट में जाएगा, दिखेगा यार साफ नहीं है, बोलेगा, वो करेक्ट होगा वहाँ पर। जब दिखेगा कि यार क्लास में ऐसा टीचर बेकार सा पढ़ा रहा है, गलत-सलत पढ़ा रहा है, तो जागरूक होगा उसके लिए। तो बहुत ज़रूरी है जागरूक करना। जी सर। बहुत सारे मुद्दे हैं इसके ऊपर, बहुत गहरा चर्चा का विषय है। ठीक है, शिक्षा मंत्री और उसका काम इतना आसान नहीं है। लेकिन सर फिर भी जिस तरह से की जा रही है बच्चों के साथ, बच्चों की भावनाओं के साथ खेले ना सर, ये शिक्षा मंत्री का पद संभाल कर शिक्षा मंत्री उस चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन पर उनको देना चाहिए। आप लगातार टीचर की वैकेंसी निकाल रहे हैं और यहाँ पता चल रहा है कि अभी ट्री 4 आने वाला है सर, और ट्री 2 के भी जो पेपर हुए थे उसमें संदेह है कि हाँ वो भी पेपर लीक हुआ है सर। तो इस तरह से आप लगातार एग्जाम करवा रहे हो और पिछली एग्जाम ही नहीं सही से हुई है, तो ये मतलब देखो लगातार एग्जाम जहाँ पर भी होते हैं, ठीक है, लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत शानदार है। चाहे वो आप बीपीएससी को मान लीजिए, आप बीपीएससी को देखा था आपने, पहले सुस्त अवस्था मानी जाती थी, जिस ये तो रिजल्ट ही नहीं देती है, ये तो पेपर बहुत लेट में कराती है, और पिछले कुछ सालों में अपना ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर बनाया। अब जब लगातार परीक्षा होना शुरू होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स भी एक्टिव है, वहाँ पर टीचर्स भी एक्टिव हैं, तो वो क्या करते हैं, एक छोटी-छोटी बारीकियों के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं। एक छोटे नोटिफ़िकेशंस के ऊपर में भी ध्यान देते हैं, फिर वो सारी चीज़ें हाइलाइट होने लगती हैं। तो लूपहोल वहाँ पर पकड़ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको लूपहोल जो पकड़ में आता है, जो गलतियाँ पकड़ में आती है, लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि अगर पकड़ में आ रही है तो उसको करेक्ट करो वहाँ पे, उसको सही करने की ज़रूरत है। अच्छी बात है ना, हमारी कमियाँ दिख रही हैं, सही की जाए उसको। लेकिन मानते ही नहीं है ना, तो फिर वो प्रोटेस्ट और बाकी सारी चीज़ें होने लगती हैं। अच्छा सर, अभी बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है और सर उसमें 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं सर। तो आपका जो बुक है सर, ब्रह्मास्त्र नाम से जो बुक आता है सर, वो मैं भी पढ़ा हूँ सर, उसे मैं भी फॉलो किया था सर। तो क्या वो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए है सफिशिएंट? क्योंकि सर बहुत बच्चों के मन में ये रहता है, क्योंकि मेरे भी मन में था, तो मुझे लगा स्टूडेंट के मन में ये होगा सवाल। चलिए इनका इसका जवाब मैं खुद आपसे पूछता हूँ। ये बताइए, बिहार एसएससी सीजीएल जिसका आप बात कर रहे हैं, आपने उसका सिलेबस देखा है? जी सर। ठीक है, आपको पता है कि क्या पूछा जाता है? जी सर। जी सर। आपने ब्रह्मास्त्र पढ़ा है, जी सर। आपने वो भी देखा, उसके अंदर में कंटेंट जी है। सर। तो आप खुद बताइए कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है? मुझे क्या किस तरीके से वो मदद कर सकता है, नहीं कर सकता, तो वो भी खुद ही बताइए। नहीं सर, मैं जब वो बुक लिया था, मेरी एग्ज़ाम थी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था सर दिसंबर में। तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था सर इसकी तैयारी करने को रिगार्डिंग, तो मैं ये बुक लिया था सर, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ही फॉलो कर रहा हूँ सर 2021 से। तो आपने ये जब बुक लाया था तो आपने कहा था ये बच्चा जो पढ़ लेगा, तो मैं ऐसे ही गया था मार्केट देखा, तो मुझे सर बेनिफिट हुआ था और लगभग 25 में मैंने ऐसे सर मैं मैथ से भागता बहुत ज़्यादा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन 23 क्वेश्चन मेरे बन गए थे सर उसमें, तो मुझे तो बहुत बेनिफिट लगा सर। इसलिए मैं पूछा ये क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे जिस तरह मेरे मन में था सर कि ये एसएससी वाले बच्चों के लिए ही कारगर होगा, तो क्या बिहार एसएससी वाले बच्चों के लिए हो सकता फॉर्मूला बुक का कवर पेज देखेंगे तो कहीं पर भी उसमें ये नहीं लिखा है कि वो ओनली फॉर एसएससी है, या फिर बैंकिंग है, या फिर वो रेलवे है। वो सीधा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि गणित के फॉर्मूले अलग-अलग परीक्षाओं में अलग-अलग नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलते हैं, वो सेम रहते हैं, चाहे पेपर कोई भी हो। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा अगर वही सिलेबस है जो एसएससी में है, जो बैंकिंग में, रेलवे में जो कॉमन चलता है, तो फिर बड़ा सफिशिएंट है। हाँ, उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक और किताब की आवश्यकता पड़ सकती है। सपोज करिए आप सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप एसएससी मैथ से हमारे क्वेश्चन लगा लीजिए। रेलवे की कर रहे हैं तो रेलवे गणित से लगा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर में कंसेप्ट दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपके साथ में एक पीवाईक्यू बुक होना जरूरी है। सर बिहार का पटना कंपटीशन एग्जाम के लिए हब है सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, लाखों स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं वहाँ तैयारी करने सर। और वहाँ के एक शिक्षक हैं रोशन आनंद सर, उन्हें जिस तरह से प्रशासन ने गिरफ्तार किया सर, क्या वो सही था? मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एक शिक्षक अपने बच्चों के नज़र में भगवान होता है, ठीक है, और अगर आप अपने भगवान को ही उनके मंदिर से घसीट के या इस तरीके से लेकर के जा रहे हो तो बहुत गलत है। ठीक है, रोशन आनंद सर ने, मुझे नहीं लगता कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होगी, कभी ऐसी कोई बातें वो कहते हैं
ठीक है, जो सरकार को आहत कर दे, वो सही और गलत के साथ में हमेशा रहते हैं। तो उनका वीडियो भी मैंने देखा जिसमें वो बता रहे थे, एक बार एक शॉर्ट्स आया था मेरे में कि मुझे ये बुरा नहीं लगा कि मेरे ऊपर में एफआईआर हुआ है। मुझे ये नहीं लगा वहाँ पर कि सरकार ने एक शिक्षक के ऊपर में कैसे कंप्लेन कर दिया। लेकिन मुझे बुरा बस इस बात का लगा कि जो बच्चे आए थे वो कहीं न कहीं मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट थे, ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए थे, लेकिन सरकार का दबाव इतना था, मैंने उनसे कहा भी कि बस 2 मिनट मुझे अपने बेडरूम में जाने दो और मुझे बस फुल पैंट पहन करके आने दो, चेंज करके आने दो, ठीक है, और मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। लेकिन उन्हें इतना भी नहीं यकीन हुआ, उन्हें लगा कि कहीं भाग जाएँगे, कुछ कर लें। नहीं सर, जैसे हैं वैसे चलेंगे। वैसे एक बहुत टीचर को बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि देखिए जो नामी टीचर्स हैं जो हैं, उनका तो जगह फिक्स है ना, ऐसा तो नहीं है वहाँ पर आज देश छोड़ कर के चले जाएँगे। तो सबसे बड़ा बात होता है कि वो अपमान करना उनका, उनके नज़रों में ही गिराना, और ये बहुत बुरा है, ऐसा नहीं रहे। जो पुलिस वाले आते हैं वहाँ पर, वो हर किसी को उसी पहलू में तल देते हैं। ये अपराधी है तो उसको भी गाली के भाषा में बात करेंगे, टीचर है तो उसको भी गाली के भाषा में। व्यक्ति देख करके वो कभी सामने नहीं काटते, वो हमेशा कानून देख करके काम करते हैं। सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन हो जाए। पूछिए। आपकी लाइफ स्टाइल से सर, आप सुबह के इंसान या रात के उल्लू? रात का उल्लूस। चाय या कॉफी? दोनों में कोई नहीं। चाय या कॉफी कुछ नहीं। कुछ नहीं। लेकिन स्टडी टाइम तो आप सर पीते थे ब्लैक। ये मजबूरी थी नींद भगाने के लिए, अब नहीं, मतलब पढ़ाना पसंद है या खुद पढ़ना? दोनों। बिना पढ़े पढ़ाया ही नहीं जा सकता। अगर टीचर नहीं होते तो क्या होते? टीचर नहीं होता तो शायद नौकरी कर रहा होता अपनी, या सामाजिक कार्य करता हो। बिहार या दिल्ली, दोनों जगह में कौन सी पसंद आ रही है आपको? दोनों। बिहार मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि। शादी कब कर रहे हैं? 2 साल। लव मैरिज या अरेंज मैरिज करेंगे सर? वक्त बताएगा। मतलब अभी अब पोजीशन किसी के लिए नहीं है, वो वक्त के ऊपर में छोड़ दिया जाए, जब होगा तो पता सबको चल जाएगा। स्पोर्ट्स से सर कुछ क्वेश्चन। हाँ क्रिकेट देखते होंगे सर? बिल्कुल। फेवरेट खिलाड़ी? धोनी। धोनी। फेवरेट मूवी आपकी कौन सी रही है सर? बहुत सारे हैं यार, मतलब समय के अनुसार बदलता चला गया, ठीक है, बहुत। एक्ट्रेस, फेवरेट एक्ट्रेस? देखो फेवरेट एक्ट्रेस जैसा कोई नहीं है, बट डिपेंड करता है मूवी की स्टोरी के ऊपर में। मैं हमेशा जब मूवी देखता हूँ तो उसमें जो एक्टर है, जो एक्ट्रेस है, उनकी कहानी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मूवी बहुत हिट जाती है तो अच्छा लगता है। मतलब ऐसे कोई सच फेवरेट एक्ट्रेस कोई नहीं है। जैसे कहो ना प्यार है मूवी अच्छी लगी तो अमीषा पटेल अच्छी लग गई, फिर उसके बाद उसके और मूवीज देखना शुरू कर दिया हमने, तो ऐसा। सर अगर आपको फिल्म में कभी मौका मिले काम करने का तो आप कौन सा रोल चुनेंगे, विलेन का या हीरो का? फिल्म में जाना ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए। क्यों नहीं जाना चाह रहे फिल्म में? मतलब सभी का शौक होता है सर कि अगर मिल जाए एक मौका तो मैं जाऊं, तो आप क्यों नहीं जाना चाहते? मैं बड़ा खुश हूँ बच्चों के साथ जमीन पर काम करके, उनके साथ में। थोड़ा ऊपर का स्टारडम ज्यादा चढ़ जाता है ना, तो अच्छा नहीं है। सर एसएससी में 50-50 स्कोर लाना आपके लिए आसान था या फिर अपने लिए लड़की ढूंढना आसान होगा, ये बताइए। जब नौकरी की चाह थी तो 50-50-50 लाना बहुत मुश्किल लगा। अब नौकरी मिल गई, अब आगे की चाहत है तो ये वाला भाग बड़ा मुश्किल लगता है। समय का चक्र है। सर मतलब आप अपने लिए लगे तो होंगे सर शादी के हम लिए। क्यों लगेंगे भाई, मतलब ठीक है, हो जाएगा जो होगा। अच्छा सर, टीचिंग के दौरान अब तक का सबसे फनी मोमेंट आपके क्लास का या फिर कभी? बहुत रहा है, मतलब मेरे क्लास में तो आते हैं आंगनबाड़ी वाली भाई, आते हैं तैयारी करने, ठीक है, जब बोलो ना आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी वोटिंग करते रहते हैं, ऐसे आंगनबाड़ी का कोई तैयारी करता नहीं है, ठीक है, बट बच्चे हैं, अलग अलग मोमेंट्स रहते हैं। कई बार ऐसा रहता है यहाँ पर कि कोई बच्चा क्लास में झपकी ले रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं वहां पर पूछेंगे कि इतना थोड़ी बात करना था रात में कि भी दिन में सो रहे हो। तो एक बच्चा ऐसे ही रैंडम था, बोला कि सर क्या करे, धमकी देते रहती है, बात नहीं करोगे तो किसी और से कर लेंगे। अलग अलग मोमेंट्स रहते हैं, मजा आता है मतलब बच्चों के साथ। सर क्लास में कभी किसी स्टूडेंट ने आपको प्रपोज किया है? आते रहते हैं, मतलब अभी हाल फिलहाल मतलब आते रहता है? आते रहता है, बहुत बहुत सर। इस पे तो आप मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्लास में ये मान लेता हूँ, ऑफलाइन क्लास में डेयर मतलब पर्ची में लिख के ला करके दे देते, सामने से दे के चले जाते हैं। अच्छा। को डर नहीं लगता है। हाँ, ऐसे भी एक शिक्षक है हमारे सामने। मेरी टीम पढ़ते रहती है, वो बेचारी क्या बोले, सर इसका क्या रिप्लाई करना, मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम लोग देख लो। सर भोजपुरी में आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? जाए चंदा ले आओ खबरिया। हाँ? जाए चंदा ले आओ खबरिया, रितेश कुमार का गाना है। 2 लाइन सर गा के सुना दीजिए सर, बस 2 लाइन सर। मतलब जहिया से चल गए लो छोड़ी के हमी के, अच्छा। ठीक है, तो वही वाला गाना है, सुन लीजिएगा आप। अच्छा, आप तो बच्चे सर्च कर लेंगे वो। जी सर। अच्छा सर, कभी आपका रहा है लव वब का चक्कर? मतलब पहले कोई तो होगी सर। मतलब ठीक है, जो था वो था, मतलब बात अभी तो पुरानी था। सर अभी आप बहुत लोगों के क्रश होंगे सर,
कहीं ऐसा तो नहीं यही सोच के आप शादी नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है, देखिए जब आप काम अच्छा करते हैं तो लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ में, उनकी चाहतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, बट उसकी वजह से मैं अपने काम को नहीं भटकाऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा जो उद्देश्य है, जो पाना है, जो मेरा लक्ष्य है, वो मैं अपना काम करके रहूँ। मेरा लक्ष्य मेरे देश के लिए समर्पित है, हाँ। मेरे बच्चों के लिए समर्पित है, मेरा जीवन उनके लिए है, तो वो सबसे पहले प्राथमिकता है, कोई और। सर भोजपुरी में कुछ बच्चों को मोटिवेशन दे दीजिए। देखो भाई, तनी से एके गो बात कहेम कि बिहार एक राज्य ऐसन बटे जहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर भाषा, बोली, बात सब कुछ बदलेला, लेकिन लक्ष्य कबो ना बदलेला। लक्ष्य जौन बात होने के बटे कि कामयाब बने के बा, माँ बाप के चेहरा पर खुशी लेके आओ के बटे, समाज में अपन नाम स्थापित करे के बटे। तो जहाँ परिवेश, जहाँ रहन सहन, जहाँ सब कुछ बदलता, अगर वजन लक्ष्य नहीं के बदलत, फिर वजन मेहनत भी ना बदले के चाहिए। जितना हो सके कोशिश उतना मेहनत कर लो, एक अच्छा, एक नेक, एक व्यवस्थित व्यक्ति बनेगे। ठीक बा, अपन जैसन जिंदगी तनी के अब तक जी रहे, ठीक बा, कोनो बात नहीं है। अब जौन जिंदगी जिए के बा तौन बहुत शानदार जिए के बटे। ठीक बा, एगो हम हमेशा लाइन एगो बात बोलत रहनी कि नाम के पहिले जौन, मतलब नाम के बाद में जौन मिलल, जैसे तो मानो सुमन यादव, सुमन मिश्रा, सुमन रोशन, जौन भी भइल, यादव, रोशन, ये सब तार मतलब बाप दादा के देन हटे, ई खानदानी इलाका बा। लेकिन जो नाम के पहिले मिलेला, जैसे IAS आदित्य रंजन, IPS आदित्य रंजन, इंजीनियर आदित्य रंजन, तो वो तहनी के कमाए के पड़ी। तो नाम के पहिले अगर कुछ लगावे के चाहत रहे तो ओकरा मेहनत करके कमा लोगिन, इज्जत से, बढ़िया से, तरीका से। ठीक बा, बहुत आगे बढ़ल लोग हमें पता बाटे। बिहार में कोनो जोश के कमी नहीं है। ठीक बा, कोनो साधन के कमी नहीं है। एजन के लोग चाहो तो नासा तक भी गइल बा, बहुत आगे तक भी जाए। ठीक बा, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के पूरा अ, देश में, पूरे भारत में हर जगह मौजूद लोग बाटे। ठीक बा, कीर्तिमान हासिल करता। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग पूरा विश्व में बाटे, बढ़िया बढ़िया मुकाम पर बा। मेहनत करो, बहुत आगे जी। इस शानदार अपना समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि सर का स्टूडेंट मैं भी रह चुका हूँ। और जो मैं मतलब ये 2021 से मैं सर को फॉलो कर रहा हूँ, और इनके बात करने का लहजा यहाँ एकदम दिल में टच करता है। इसलिए मैं आज जब मैं दिल्ली आया तो मैं सर से ही जाकर मिला, और मुझे एक उम्मीद था कि जब मैं सर से मिलूंगा तो सर मुझे इंटरव्यू के लिए ज़रूर बोलेंगे, मना नहीं करेंगे। और सर का मैं मतलब जो उम्मीद किया था सर, उन्होंने पूरा किया। सर बहुत-बहुत धन्यवाद ये आपका। आपका बड़प्पन है, और बहुत शालीन व्यक्ति हैं आप, ऐसे ही बच्चों के लिए काम करते रहिए। हमारे लिए कभी कोई चैनल छोटा बड़ा नहीं होता कि हम ये नहीं देखते कि 5 मिलियन का चैनल है तो यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू देना चाहिए, या 5,000 है तो नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा ये टीम मेरी फॉलो करती है, हमेशा मेरी टीम ये देखती है कि वो जो भी चैनल है वो बच्चों के लिए कितना समर्पित है, उनके मुद्दों के लिए कितना समर्पित है। ठीक है, चैनल बड़ा छोटा नहीं है, उसके जो मुद्दे हैं वो कितने ऑथेंटिक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सरकार की चाटुकारिता करती है, कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर कि वो TRP के लिए काम कर रही है, वाकई में बच्चों के मुद्दों को उठाती है। और ऐसा जो भी चैनल है जो बच्चों के लिए समर्पित है, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। इस शानदार सेशन के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सर ने जो बिहार के बारे में कहा है और जो जो भी चीज़ें बताई हैं वो मतलब जो भी बच्चे इस चीज़ को देखेंगे उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा होगा और मोटिवेट होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल से जुड़ी रहिएगा। ऐसे ही जिस तरह आज आदित्य रंजन सर से मुझे मौका मिला इंटरव्यू लेने का, मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि और भी शिक्षकों से मैं जुड़ सकूँ। धन्यवाद।